हेलो दोस्तों, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर शुरुआत हो चुकी है उस वीडियो की जो आपके सपने को पूरा करेगी। और आज की वीडियो में सबसे पहला प्रश्न बोर्ड पर लिखा गया है कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाक। पहले आप विचार कीजिए, आपने हिंदी भी पढ़ रखी होगी, पिनाक किसका पर्यायवाची है और पिनाकी किसका पर्यायवाची है। तो पिनाक समझिएगा। पहले तो हिंदी अगर मैंने पढ़ाई आपको, आपने पढ़ी हो, पिनाक कहते हैं भगवान शिव के धनुष को। भगवान शिव के धनुष को पिनाक कहते हैं और उस पिनाक को धारण करने वाले को, यानी धनुष का पर्यायवाची हो गया तो भगवान शिव का, और पिनाक की जो पर्यायवाची है वो है भगवान शिव का, जो इस धनुष को धारण करते हैं। तो उसी के आधार पर, पिनाक के आधार पर भारत का एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बनाया गया है जिसका नाम भी रखा गया है पिनाक। आपको अब यह बताना है कि भारत का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाक का आविष्कार किसने किया है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और जब आपको इस प्रश्न का आंसर मिलेगा तब आपको आंसर से संबंधित जानकारियां भी मिलेंगी। आंसर आपको याद ना आया हो तो आंसर सुनिएगा, DRDO। ये आंसर आपने सुन रखा होगा। DRDO की स्थापना हुई वर्ष 1998 ईस्वी को। और DRDO का मुख्यालय कहां स्थित है तो नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाक को किसने बनाया? DRDO ने बनाया। 1998 में DRDO की स्थापना हुई और मुख्यालय कहां है इसका? नई दिल्ली में। यह कार्य करता है अनुसंधान का भी और संगठन का भी। मतलब यह है कि जो भारत की सेना है उसको भी संगठित करके रखता है और जो उसको उपलब्ध कराए जाने वाले आयुध हैं उन पर रिसर्च करता है, उनको बना करके भी देता है। तो आगे चर्चा करते हैं, अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। जरा आगे आप विचार करके मुझे एक प्रश्न पर आप मुझे बताइए जरा। प्रश्न यह है कि जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, एक मिनट रुकिएगा अभी जरा, एक मिनट रुको। एरोप्लेन मोड में मैंने लगाया, एरोप्लेन मोड में मैंने लगाया है इसको। हाँ, इसको मैं रफ कर दूं जरा। इसको रफ कर देने से पहले मैं एक शब्द लिख दूं जरा। एक शब्द क्या लिख दो, सुन लो, प्रश्न ही सुनो। प्रश्न मुझे अगला ये बोलना है कि कौन सा वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति को, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति को दर्जा प्राप्त होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री का। कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा किसे प्राप्त होता है? आपको प्रश्न याद आ गया होगा तो समझिए जरा। लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा के विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। कैसे होता है बात को समझिए कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस पार्टी का नेता तो बन जाता है प्रधानमंत्री। लेकिन जो पार्टी दूसरी होती है, जो पार्टी कुल सीटों का 1/10 सीटें एकत्रित कर लेती है, उस पार्टी में से एक व्यक्ति को विपक्ष का नेता बना दिया जाता है। लोकसभा में सबसे पहले जो विपक्ष के नेता बने वो राम सुभग सिंह को बनाया गया था। लेकिन बाद में यह कह दिया गया कि लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है उसकी वैल्यू कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान होगी। तो अब प्रश्न मेरा यह है कि ये तो आपको पता चल गया है कि लोकसभा विपक्ष का नेता की वैल्यू किसके बराबर होती है? कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर। अब मेरा प्रश्न यह है कि लोकसभा में सबसे पहले मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता कौन थे? पहले तो इतनी मान्यता नहीं थे। मान्यता प्राप्त जो नेता बने वो बने थे YB चौहान। एक बार और प्रश्न सुनिए कि लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता पहले कौन बने थे? YB चौहान। और वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी को बनाया गया है। अधीर रंजन चौधरी जी को वर्तमान में। अच्छा, एक शब्द और होता है, एक शब्द और होता है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, ये प्रोटेम स्पीकर होता है कि जो नवगठित लोकसभा होती है, नवगठित लोकसभा जिसके चुनाव होकर के आए हैं, और अब 19 सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुना जाएगा, 19 सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन जब सदस्य लोकसभा के जो चुन करके आए हैं वो एक साथ बैठ गए हैं और उनमें से अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना जाएगा, तब उस समय में भी जब चुनाव चल रहा होगा, जब उनको चुना जा रहा होगा, उस समय में भी एक व्यक्ति अध्यक्षता कर रहा होगा जो अस्थायी होगा, जो तब तक के लिए होगा जब तक चुना नहीं जाता। जब चुन करके यहाँ आ जाएगा तो अपना स्थान छोड़ देंगे। यानी नवगठित लोकसभा के अस्थायी नेता को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो ये तो आपको पता होगा। लेकिन अब बात को समझिए जरा कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर ही दिलाते हैं। एक बार और सुनिए, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर ही करते हैं। और प्रोटेम स्पीकर
आप याद रखिए, जो सदस्य होते हैं, सदस्यों में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष छांटा जाता है, तो सदस्यों में बैठे होते हैं अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष, तभी उनको शपथ दिला दी जाती है। अलग से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती है। अगला पॉइंट पर पहुंचते हैं। अगला मैंने एक और प्रश्न लिखा है, चलो आगे विचार करते हैं। एक शब्द लिखा गया है भीतरकनिका। भीतरकनिका, आप ये बताइए कि भीतरकनिका एक राष्ट्रीय उद्यान है। आपको विचार करके ये बताना है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? आपको याद आ गया होगा। अब मैं आंसर बोल दूं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के, हिंट्स देते हैं। अच्छा, जिन अभ्यर्थियों को याद नहीं आया उन अभ्यर्थियों के लिए हिंट्स दिए जाते हैं। ये उस राज्य में है जिस राज्य की नदी को कहा जाता है, जिस राज्य का शोक कहा जाता है महानदी को। याद आ गया हो कौन सा? यह वो राज्य है जिस राज्य में भारत की वर्तमान में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। ये वो राज्य है जिस राज्य में भारत की वर्तमान सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। याद कीजिए, ये वो राज्य है जिस राज्य में भारी जल संयंत्र तलचर स्थित है। ये वही राज्य है। यही वो राज्य है जिस राज्य में भारत का सबसे गरीबी वाला स्थान कालाहांडी स्थित है, उड़ीसा राज्य। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य के अंदर है, उड़ीसा में है। उड़ीसा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में है। चिल्का झील भी कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। और मैंने क्या क्या बोले? मैंने बोला कि महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी वही नदी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है ना। एक तो निकलती है नर्मदा नदी, एक निकलती है सोन नदी और एक निकलती है महानदी। ऐसे पूछेगा कि कौन सा वो स्थान है जिस स्थान से 3 नदियां निकल करके 3 विपरीत दिशाओं में जाती है? तो मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी। एक बार और सुनिए, 3 नदियां निकल करके 3 विपरीत दिशाओं में जाती हैं मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से। ये वाली नदी हो गई नर्मदा, ये नदी हो गई सोन नदी और ये हो गई महानदी। ध्यान दीजिएगा, ये अरब सागर में जाकर के गिरती है और सोन नदी गंगा में जाकर मिल जाती है पटना में, और ये महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला हिंट मैंने दिया था कि तलचर जो बाहरी जल का एक संयंत्र है वो भी कहाँ स्थित है। इसको मैंने कल की वीडियो में भी कवर किया था, उड़ीसा के अंदर है। कटक उड़ीसा का सुंदर सा शहर है जहां पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, और कटक में ही राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, जो कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। आप विचार करके मुझे बता दो कि कौन सा वो देश है जिस देश को चावल का देश कहा जाता है। जिस देश को चावल का देश कहा जाता है, अगर याद ना आया हो तो सुनिए, हिंट इसके भी लिए दे जाते हैं। ये वो देश है जिस देश में किरा नहर स्थित है। किरा नहर किस देश में बनाई जा रही है? तो आंसर, किरा नहर किस देश में बनाई जा रही है? थाईलैंड। चावल का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को चावल का देश कहा जाता है। एशिया का पेरिस भी किसको कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं जी। और सफेद हाथियों का देश भी किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। और फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दे, और जिन अभ्यर्थियों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना चैनल, वो अभ्यर्थी सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो वीडियो को देख रहे हैं, मैंने आपसे कल भी कहा था कि 1 सब्सक्राइबर्स आपकी जिम्मेदारी बनती है बढ़ाना। मैं आपसे रोज 1 के लिए कहूंगा, केवल 1 सब्सक्राइबर्स आपको बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। एक व्यक्ति को शेयर करके बस आप सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिएगा। कमाल करके रख देगी वीडियो। विविध पढ़ने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता आपको नहीं है, कोई किताब खोलकर देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप मेरी क्लास को ले, वीडियो को पूरा देखें, और उसके बाद आप अपना जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका सुपर डेट का एग्जाम है, यूपी लेखपाल का एग्जाम है, या फिर ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम है, यूपीपी का एग्जाम है, या फिर आपका एनटीपीसी स्टेट सेकंड वाला जो एग्जाम है वो है, आप उसको टेस्ट दे, उसकी प्रैक्टिस टेस्ट दें और देखें क्या मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्नों से उत्तर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। एग्जाम चाहे कोई भी हो, लेकिन सवाल उसमें हमारे होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। दमदार तरीके से सारे प्रश्नों को कराया जा रहा है और विविध के तरीके से कराया जा रहा है, टॉपिक तक के तरीके से। अभी किसी भी अभ्यर्थी ने कमेंट नहीं किया कि टॉपिक वाइज भी पढ़ाना है। जिस दिन टॉपिक वाइज के लिए कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, टॉपिक वाइज भी विविध के तरीके से, विविध से भी अच्छे दमदार तरीके से पढ़ाना जानते हैं, पढ़ाएंगे उसको भी, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अभी आपको आवश्यकता विविध की है,
फटाफट रिवीजन की है, रिवीजन कराया जा रहा है। किरा नहर कहाँ हो गई है? थाईलैंड के अंदर। चावल का देश थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, एशिया का पेरिस कहते हैं थाईलैंड को। और किरा नहर पर विवाद चल रहा है, ये बन रही थी, ये बनती बनती बंद हो गई है। एक नहर और याद रख लो आप, कील नहर किस देश में है? तो जर्मनी के अंदर है कील नहर, जर्मनी के अंदर। अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। आप मुझे बताइए कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से गुजरती है? तो बेरिंग जल संधि से। ये आसान सा प्रश्न मैंने पूछ लिया। मुझे उम्मीदें हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो 90% अभ्यर्थियों को होगा ही होगा। इस प्रश्न का उत्तर 90% अभ्यर्थी जानते ही होंगे। क्या पूछा था? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल टाइमलाइन कहां से गुजरती है? किस जल संधि से गुजरती है? तो बेरिंग जल संधि से। कहां स्थित है बेरिंग जल संधि? बेरिंग जल संधि स्थित है जो रूस का भाग है और उधर से यूएसए का अलास्का वाला भाग है। रूस और अलास्का यानी एशिया और उत्तर अमेरिका दोनों के बीच से होकर के गुजरती है। वहीं पर बेरिंग सागर है जो आर्कटिक महासागर के नीचे बेरिंग सागर है। तो बेरिंग जल संधि से गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आप विचार करके बताओ। अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न कि कौन सा वर्ष था जिस वर्ष अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था? जिस वर्ष अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया, वर्ष 1884 को। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1884 को। आप मुझे बताओ कि भारत की जो टाइमलाइन है, भारत की टाइमलाइन कितने राज्यों से गुजरती है? रटा हुआ होना चाहिए सुपर टैट वालों आपको ये प्रश्न। वो पुराना हो गया कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 के 8 आपको रटे हुए होंगे। ये भी रट करके जाइएगा कि भारत की जो टाइमलाइन है, भारत की टाइमलाइन कितने देशांतर रेखाएं गुजरती हैं भारत से? 30 देशांतर रेखाएं। भारत से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं? 30। 68, 60 से 97, 25 भारत के बीच की जो क्षेत्रफल है देशांतरों का, 68, 60 से 97, 25 तो लगभग 30 आती हैं। और 30 देशांतर रेखाओं में सूर्य को जो चक्र लगाता है तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। इसीलिए 30 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 या 12 मिनट हो गए, यानी 120 मिनट हो गए। 120 मिनट का मतलब ये हो गया 2 घंटे हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत के पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना रहता है? तो 2 घंटे का अंतर रहता है। लेकिन उस 2 घंटे अंदर को इस वाले को इधर लाने के लिए, इस वाले को इधर लाने के लिए भारत की एक टाइमलाइन बनाई गई है जो कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और तेलंगाना से गुजरती है। तेलंगाना से। कितने हो गए? 3 और 2 5 राज्य हो गए। याद रख लेना इन राज्यों को, अच्छे से याद रख लेना, अच्छे से। और पूछ ले कि भारत का जो टाइम है वो कहां से लिया गया है, उसका मेन पॉइंट कौन सा? तो इलाहाबाद का नैनी। याद रखना एक बार और, इलाहाबाद का नैनी ना मिलेगा तो मिर्जापुर मिलेगा। मिर्जापुर नैनी को चेंज करके मिर्जापुर भी कर दिया गया पिछले दिनों। इलाहाबाद नहीं देगा। फिलहाल ये लास्ट बार जो प्रश्न है ना वो वन विभाग में आया था, और वन विभाग में जब पूछा गया तो आंसर तो इलाहाबाद का नैनी ही किया था, क्योंकि मिर्जापुर नहीं था। और मिर्जापुर दे तो मिर्जापुर लगा देना। अरे मिर्जापुर सोनभद्र वही वाला। जा कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कजरी महोत्सव मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर वाले। कालीन भैया मिर्जापुर वाले फिल्म देखे होंगे। मिर्जापुर बड़ी जबरदस्त वेब सीरीज आई। चलो आगे चर्चा करते हैं कि ये तो हो गया पॉइंट। अगला और प्रश्न मैं आपको देता हूं। एक पुस्तक का नाम लिखते हैं। एक पुस्तक आप मुझे बताएंगे। तारीख पर तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, यह पुस्तक आपको बतानी है कि किसके द्वारा लिखी गई है। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बेहतरीन प्रश्न है विविध में। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। सुनिए जरा एक बार और सुनिए जरा। जियाउद्दीन बर्नी ने किसने लिखी है तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, यहां तक जब पहुंच ही गए हैं तो और आप मुझे बताओ कि वो व्यक्ति कौन था जिस व्यक्ति ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो बदायूनी। एक बार और सुनो, कौन सा व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो आंसर बदायूनी। और बर्नी अलग है, याद रखिएगा, बर्नी अलग है। और भी एक और पूछता है प्रश्न कि
MBT का नदीम किसे कहा जाता है? तो जियाउद्दीन बर्नी को। MBT मोहम्मद बिन तुगलक का नदीम, नदीम का मतलब होता है जिंदा दिल साथी। MBT का नदीम किसे कहते हैं? MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का नदीम, नदीम का मीन्स क्या होता है? जिंदा दिल साथी। और आंसर क्या है? जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी को MBT का नदीम कहा जाता है, जिंदा दिल साथी कहा जाता है। किसी ने लिखी है तारीख फिरोज शाही पुस्तक। आगे बताओ जरा, उस सुल्तान का नाम मुझे बताओ कि जो सुल्तान, एक व्यक्ति का नाम देते हैं, एक व्यक्ति का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, आपको यह बताना है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में दरबारी कवि थे? 125 प्रश्न हो जाएंगे, गिन लेना बैठ करके, 125 प्रश्न। अब वीडियो 38-37 मिनट से ऊपर जा रही है, पहले 27 मिनट की आती थी। मैंने कहा ना कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। बताओ जरा, इसी प्रश्न, कौन सा प्रश्न बोला था? हाँ, वो पूछा था कि जो अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। गयासुद्दीन बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के समय तक रहे थे, सॉरी उसके अलाउद्दीन खिलजी के समय तक रहे थे, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। तो एग्जामिनर ने प्रश्न बना रखा है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1253 ईस्वी को। कहाँ हुआ? कासगंज एटा में हुआ था, कासगंज एटा में अमीर खुसरो का जन्म। अमीर खुसरो का मूल नाम था अमीर हसन और मोहम्मद हसन, ये 2 भाई थे। अमीर हसन और मोहम्मद हसन 2 भाई थे। मोहम्मद हसन समय से पहले निकल लिए और अमीर हसन ने पाई प्रसिद्धि अमीर खुसरो के नाम से। 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा, बलबन से लेकर और किस तक? अलाउद्दीन खिलजी के समय तक रहे थे। याद हो गई होंगी बातें। अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक कहते हैं, अमीर खुसरो को शायरी का जनक कहते हैं, अमीर खुसरो को गजल गायकी का जनक कहा जाता है, अमीर खुसरो को तबले का जनक कहा जाता है, अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है, अमीर खुसरो को ख्याल गायकी का जनक कहा जाता है। बड़े बेहतरीन व्यक्ति थे अमीर खुसरो जी। अब एक प्रश्न मेरा आपसे है कि यदि जो पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, वो लिखी गई है अमीर खुसरो के द्वारा, तो एक पुस्तक और आप मुझे बताइए जरा, एक पुस्तक और बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, पुस्तक थी फतूहत फिरोज शाही। ये किसने लिखी थी? फतूहत फिरोज शाही। देखो जरा क्या लिखा है यहाँ, तारीख फिरोज शाही लिखा है, और फतूहत फिरोज शाही किसने लिखी है? कुछ फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। क्यों एग्जामिनर आपसे पूछता है कि कौन सा वो सुल्तान था जिस सुल्तान ने अपने संस्मरण लिखे थे, अपने संस्मरण, अपनी यादें, अपनी पुस्तक लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक। आपको याद होंगी कि फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। ये जितने प्रश्न एक दिन में आपको पढ़ाए जाते हैं आपके याद नहीं रहेंगे, ये मुझे पता है। सारे याद रहेंगे ना, जो मैं प्रश्न बोलता हूँ आपके याद भी नहीं होंगे, पहले से याद नहीं होंगे, मेरा कहने का मतलब। लेकिन एक बात बताइए, क्या दुनिया का कोई काम असंभव है? अगर एक वीडियो को 2 बार देखोगे तो तीसरी बार ना आपके माइंड में पहले उत्तर आ जाएगा कि इसका उत्तर ये बता रखा है। लेकिन आप वीडियो को देखोगे तब ना, और नहीं देखोगे तो पन्ने रहो, पलटते रहो किताबों के पन्ने, रटते रहो बार बार उनके आंसर, रटते रहो और भूलते रहो। देखिएगा क्या कहा गया, फिरोज शाह तुगलक को क्या कहते हैं? सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। क्यों कहते हैं इस बात को समझिएगा कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का सबसे ज्यादा जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था वो हुआ था अकबर के समय में। एक बार और सुनिए, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का सबसे ज्यादा अनुवाद हुआ था अकबर के समय में, लेकिन अनुवाद होने की शुरुआत, इन प्राचीन ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद होने की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक के समय से हो गई थी। इसीलिए अकबर से कंपेयर कराते हुए फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल के अकबर की संज्ञा दी जाती है। यही वो फिरोज शाह तुगलक है ना जिस फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के शिलालेखों को सोने के शिलालेख कहा था, और इसी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करा लिए थे मेरठ के जो शिलालेख थे और टोपरा के शिलालेख थे, यानी टोपराव शहर और मेरठ शहर दोनों के शिलालेखों को उठवा करके कहाँ स्थापित करवा लिया था? दिल्ली में स्थापित करा लिया था। फिरोज शाह तुगलक क्या कहा कि अशोक के शिलालेख सोने के शिलालेख हैं। किसने कहा था? फिरोज शाह तुगलक ने। क्या कहते हैं फिरोज शाह तुगलक को? सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। क्या आप मुझे छोड़ो आगे चर्चा करते हैं, सिर्फ हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाते हैं। आगे अगले पॉइंट पर मैं लिखता हूँ जरा, एक शब्द लिखा गया है उस पर, इसको एक रफ करने से पहले एक शब्द में लिख दो यहाँ, बंधुत्व। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है
उस प्रस्तावना में एक शब्द प्रयोग में लाया गया है बंधुत्व, और एक क्या 3 शब्द ऐसे लाए गए हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये जो भाव है प्रस्तावना में है, और ये किस देश से अपनाया है ये आपको बताना है। ये किस देश की क्रांति से प्रेरित है? फ्रांस लिख दिया आंसर। किस देश की क्रांति से है? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। क्या आप मुझे बता दोगे कि फ्रांस की क्रांति हुई कब थी? वर्ष 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई कब थी? वर्ष 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। और जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो फ्रांस का शासक कौन था उस समय? लुई 16वां। उस समय में वहां का शासक कौन था? लुई 16वां वहां का शासक था। लुई 16वां शासक था। और भी पूछेगा कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी तो फ्रांस की क्रांति के समय में फ्रांस का नेता कौन था? ये तो आपको रटा पड़ा है, बताओ जरा कौन था? रूसो। आपको याद होगा ये वाली बातें कि फ्रांस में रूसो न होता तो क्रांति ना होती। फ्रांस में रूसो न होता तो क्रांति ना होती। फ्रांस में रूसो न होता तो क्रांति ना होती, ऐसा किसने कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? वही भी फ्रांस का था। फ्रांस के गोर्सिका द्वीप पर रहता था वो, और सेंट हेलेना द्वीप पर उसको भेज दिया गया था जब वाटरलू की लड़ाई हार गया था 1815 ईस्वी को। याद आ रही होंगी बातें। अच्छा, रूसो कहाँ की क्रांति का जनक हो गया? फ्रांस की क्रांति का। वर्ष 1789 को हुई थी। तो और बता दो फिर रूस की क्रांति का जनक कौन था? रूस की क्रांति का जनक था लेनिन। रूस की क्रांति का जनक लेनिन। रूस की क्रांति का जनक लेनिन था। लेनिन। और फ्रांस की क्रांति का जनक था रूसो। और रूस की क्रांति कब हुई थी? ये रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? विचार करिए जरा, रूस की क्रांति कब हुई थी? वर्ष 1917 ईस्वी को। और रूस ही देश था जिस देश में खूनी रविवार की घटना हुई थी। रूस के शासक को क्या कहते थे? जार कहा जाता था। जार। रूस के शासक को पहले क्या कहा जाता था? जार कहा जाया करता था। तो बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता ये शब्द हैं प्रस्तावना में लिखे हुए, और इन शब्दों को किस देश से अपनाया है? फ्रांस से। किसानों का देश कहते हैं फ्रांस को। किसानों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को। यूरोप, लघु यूरोप की संज्ञा किसे दी जाती है? फ्रांस को। लघु यूरोप की संज्ञा किसे दी जाती है? फ्रांस को। सुरा सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को। सुरा सुंदरियों का देश फ्रांस को। सबसे पहले जल विद्युत शक्ति यानी पानी वाली बिजली को किस देश ने बनाया था? फ्रांस ने बनाया था। वर्तमान में कौन सा देश बनाता है? नॉर्वे बनाता है। नॉर्वे, जिसको मध्य रात्रि का देश कहते हैं, नॉर्वे बनाता है। आगे बढ़ते हैं जरा। 100-125 पॉइंट हो जाएंगे, याद करना। आपको किताब भी फेल हो जाएगी, किताब भी। और ऐसा नहीं कि कहीं से देख के पढ़ा रहे हो, नजरों से नजरें मिला करके पढ़ा रहे हैं। 125 प्रश्न एक मंच पर खड़े होकर के आपसे नजर से नजर मिला करके बोले जा रहे हैं, डिटेल बताई जा रही है। चलिए जरा अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखने से पहले जरा आप विचार कीजिएगा कि ये लिख दिया, चलो, दूसरी हरित क्रांति। दूसरी हरित क्रांति जो है वो कब आई थी? अच्छा प्रश्न है। पहली वाली तो रटा पड़ा है, और मैं बताऊं आपको, पहली वाली का भी प्रश्न आप गलत कर दोगे, आंसर आप गलत कर दोगे। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे ना कि पहली हरित क्रांति कब आई थी, तो आप अपना आंसर लगा के आइएगा वर्ष 1960 में आई थी। गलत नहीं बता रहे, सही बता रहे। ऊपर तो नहीं लिख दिया ज्यादा, दिख नहीं रहा, नीचे लिखते हैं। वर्ष 1960 में आई थी। अब दिख रहा है? हाँ जी। 1960 में आई थी। जब पूछना लागू कब हुई थी तब लगाइएगा। 1967-68 में हुई थी लागू। आई कब? 1960 में। लागू कब हुई? 1967 ईस्वी को। कौन सी? पहली हरित क्रांति उत्तराखंड के पंतनगर में लागू की गई थी, याद करो। और दूसरी हरित क्रांति कब आई? तो दूसरी हरित क्रांति आई थी वर्ष 1983 को। दूसरी हरित क्रांति कब लाई गई थी? 1983 ईस्वी को दूसरी हरित क्रांति। और जो पहली हरित क्रांति थी, पहली हरित क्रांति पर का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूं पर, चावल पर। और किस पर प्रभाव नहीं पड़ा था? अनाजों पर प्रभाव नहीं पड़ा था, और उसका दालों पर प्रभाव नहीं पड़ा था। और जो दूसरी हरित क्रांति थी ये लाई गई थी शुष्क कृषि के लिए। शुष्क वाली जो फसलें होती हैं उनके लिए लाई गई थी दूसरी हरित क्रांति वर्ष 1983 को। बता दोगे कि भारत में हरित क्रांति का जनक
अरे ये तो पता है, ये थोड़ी ना पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन ने पुस्तक कौन सी लिखी थी। क्या ये बात पूछेंगे कि हर भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? सुपर टैट बोलो, आप ही बताओ, ये बात पूछेंगे? नहीं, ये बताना है कि हरित क्रांति के जनक ने कौन सी पुस्तक लिखी, भारत में हरित क्रांति के जनक, और ये प्रश्न का आंसर आपको बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि सुपर टैट के अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वीडियो को देख नहीं रहे हैं या कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि सुपर टैट के ये त्यागना पड़ेगा, अब मुझे फोकस करना पड़ेगा यूपीपी पर, क्योंकि ज़्यादा कमेंट यूपीपी वालों के आएंगे तो उन्हीं को पढ़ाएंगे, फिर सुपर टैट वालों को क्यों पढ़ाएंगे? विचार, हाँ ये प्रश्न तो आपको खुद कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सी पुस्तक है जो MS स्वामीनाथन के द्वारा लिखी गई है, MS स्वामीनाथन। अच्छा और बताइए जरा, जो पहली जो थी पंचवर्षीय योजना, उस पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी तो कृषि था। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी क्या था? कृषि ही था। दूसरी का उद्योग था, अरे 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, 3 बड़े उद्योग लगाए गए थे, और उद्योग भी कैसे वाले? हथकरघा उद्योग, लघु उद्योग के भारी उद्योग, तो अंत लगा के आइयो भारी उद्योग। कौन सा आंसर लगाओगे दूसरे क्रांति का? भारी उद्योग। किसने तैयार किया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल? PC महालनोबिस ने। किसने तैयार किया था? PC महालनोबिस ने तैयार किया था। और किस योजना के नाम से इसको जाना जाता है? हेराल्ड डोमर। हेराल्ड डोमर इसको कहते हैं, शायद नहीं। तो अच्छा छोड़ो, आप मुझे बताओ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। एक तो लगाया गया था दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, एक लगाया गया था उड़ीसा में, राउरकेला नाम का स्थल लगाया था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में लगाया गया था, और भिलाई लगाया गया था छत्तीसगढ़ में। भिलाई छत्तीसगढ़ लगाया गया था रूस के सहयोग से। किसके? रूस के। राउरकेला किसके सहयोग से लगाया गया था? जर्मनी के। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जो लगाया गया था वो लगाया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। यही प्रश्न पूछेगा कि बताओ कौन सा इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित नहीं किया गया था? तो आंसर का लगा के आओगे, बोकारो लगा के आना है। बोकारो। क्यों? ये 3 तो लगाए गए थे और चौथा ऑप्शन एकदम बोकारो ही मिलेगा। आंखें बंद करके लगा दियो बोकारो, जब ये प्रश्न पढ़ो तुरंत लगा दियो बोकारो। बोकारो हो गया। चलो इसकी भी कहानी समाप्त करते हैं। एक पुस्तक में आज एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, उस प्रश्न का आंसर आप मुझे दे देंगे। चलो अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न आप मुझे बताओ कि ये प्रश्न है कि निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरे ये क्या प्रश्न पूछ लिया? निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये प्रश्न पूछा है, कोई अजीब प्रश्न नहीं पूछ लिया। इसका मतलब क्या है? निष्क्रिय प्रतिरोध का शांतिपूर्ण प्रदर्शन शांति से कर लो, अंग्रेजों का विरोध शांति से कर लो। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, निष्क्रिय विरोध। याद आया? ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था, खुद ही बता दो, अरविंद घोष। किसने दिया? अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अरविंद घोष जी ने दिया था। अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत। आप मुझे बताओगे कि अरविंद घोष जी ने कौन से आश्रम की स्थापना की थी? ओरविले आश्रम। ओरविले आश्रम कहाँ है? पांडिचेरी में है। पांडिचेरी में ओरविले आश्रम है, और पांडिचेरी में स्थित ओरविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष ने। एक प्रश्न और बोल दें, यही अरविंद घोष का एक प्रश्न और बोले। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कौन से वो क्रांतिकार थे जो पहले क्रांतिकार थे, बाद में एक दार्शनिक व्यक्ति बन गए थे। दार्शनिक, तो आंसर अरविंद घोष। जब भी तो ओरविले आश्रम स्थापित किया, पहले क्रांतिकार और बाद में दार्शनिक और योगी बन गए थे, तो आंसर अरविंद घोष। आश्रम कौन सा स्थापित किया? ओरविले आश्रम कहाँ स्थित है? पांडिचेरी में स्थित है। आप बताओगे कि जो पांडिचेरी है वो भारत के कितने राज्यों में विस्तृत है? पांडिचेरी भारत के कितने राज्यों में है? आप ये क्या प्रश्न पूछ लिया भाई? जैसे उत्तराखंड तो एक ही है, लेकिन जो पांडिचेरी है ना, पांडिचेरी भारत के 3 राज्यों का क्षेत्र है। कभी बताएंगे आपको कि पांडिचेरी को क्यों बनाया गया। एक तो आंध्र प्रदेश में आता है, तमिलनाडु में है थोड़ा सा इसका, और उधर केरल में है। अब राज्य से मुलाकात करानी पड़ेगी, नहीं कराएंगे, क्योंकि कल की वीडियो देख लेना। कल मैंने भारत के बंदरगाहों को कवर किया था लास्ट में, सबसे लास्ट में। अरे सारी ना देखो, कल के लास्ट वाला पॉइंट देख लेना। तो 3 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, और दूसरा केरल में। बताओ जरा कि जो पांडिचेरी है इसको किस व्यक्ति के द्वारा बसाया गया था? पांडिचेरी को किसने बसाया था? पांडिचेरी को किसने बसाया था? फ्रांसिस मार्टिन। पांडिचेरी को बसाया किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने बसाया। मुंबई को ओंगियर ग्लेडियर ने बसाया। कोलकाता को जोब चार्नोक ने बसाया।
चेन्नई को फ्रांसिस डे ने बसाया, दिल्ली को अनंगपाल तोमर ने बसाया, आगरा को सिकंदर लोधी ने बसाया। बताओ सन, बताओ सन। ये नहीं पूछता अब कि आगरा को किसने बसाया, अब सीधे पूछता है कि आगरा को कब बसाया था, 1504 ईस्वी को। और हाँ, मैंने आपको बताया कि सिकंदर लोधी का टाइम बहुत पूछता है कि कब से कब तक था सिकंदर लोधी। 1489 से 1517 तक, 1489 से 1517 तक था। अरे वास्को डी गामा किसके समय में आया था, तो सिकंदर लोधी के समय में आया था भारत में, याद रख लोगे। सिकंदर लोधी था उस समय में दिल्ली का शासक भारत में। तो सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में बसाया था आगरा को। एक प्रश्न और बना हुआ है कि जो आगरा है, आगरा को बसाया क्यों था, ये भी तो प्रश्न बना हुआ है कि आगरा को बसाया क्यों था। बताओ क्यों बसाया था आगरा को, व्यापार को सुलभ बनाने के लिए। एक बार और सुनो, व्यापार को सुलभ बनाने के लिए। आगरा के बसने से कैसे व्यापार सुलभ बन जाएगा, हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि आगरा उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जो समतल राज्य है, जो मैदान में बसा हुआ है। और जो मैदान में बसा हुआ है तो सड़कें अच्छे से बनाई जा सकती हैं, और सड़कें जब बनाई जा सकती हैं तो उन पर माल की ढुलाई की जा सकती है, व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही सिकंदर लोधी ने बसाया था 1504 ईस्वी को आगरा को। आप मुझे बताओ कि आगरा में एक तो ताज महोत्सव मनाया जाता है फरवरी माह में। कब, फरवरी माह में मनाया जाता है ताज महोत्सव, आगरा में मनाया जाता है। एक ऐसा पर्व और बता दो जो आगरा में मनाया जाता हो, सुलहकुल उत्सव। सुलहकुल उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। ऐसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव की शुरुआत किसने की थी। एक बार और सुनो, हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव की शुरुआत किसने की थी, तो अकबर ने। और मुख्य रूप से ये कहाँ मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। अच्छा, फिर और बताओ, कहीं धोखे से मैंने सरहुल तो नहीं लिख दिया, सरहुल उत्सव तो नहीं लिख दिया। सरहुल उत्सव मनाया जाता है भारत के झारखंड में। नोटबुक बनाई है आपने कि नहीं बनाई, नहीं बनाई है तो बना लें। जो प्रश्न ना लिखे हुए हों वो लिख ले। बेफिजूल के बकवास का क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। क्यों, आप मुझे बताओ, क्या मैं बकवास के क्वेश्चन याद करूंगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, जो बातें मेरे याद ना हो मैं किताब से देख करके पढ़ा दूं। अभी तक मैंने किताब से तो नहीं देखा एक भी वीडियो में। मैं वही याद करूंगा ना जो मुझे अच्छे लगेंगे, जो मुझे लगेगा एग्जाम में आएगा, फिर मैं अच्छे याद करूंगा। तो आप क्यों नहीं याद करोगे, बताइए जरा। आप अपनी नोटबुक बनाओ, अगर प्रश्न याद नहीं है तो वीडियो पुश करो और लिखते चले जाओ, ठीक है। हाँ, सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है सरहुल उत्सव। और सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है आगरा के अंदर, आगरा में मनाया जाता है। आगरा को क्या क्या कहते हैं, ताज नगरी कहा जाता है आगरा को। आगरा को क्या कहते हैं, ताज नगरी कहते हैं, ताज नगरी। अच्छा, एक बात आप मुझे बताओ कि भारत उत्तर प्रदेश का कौन सा वो उत्पाद है जो उत्पाद ताज ब्रांड के नाम से बिकता है, ताज ब्रांड के नाम से बिकता है। आलू, उत्तर प्रदेश आलू। उत्तर प्रदेश का आलू किस नाम से बिकता है, ताज ब्रांड के नाम से। और बताओ जरा, आयुर्वेद महोत्सव, ये जो आयुर्वेद महोत्सव है, ये आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, यह मनाया जाता है झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, झांसी में मनाया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो झांसी के अंदर आयुर्वेद महोत्सव। बात को सुनिएगा जरा, एक प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ, झांसी में कौन सा संस्थान स्थित है, जो यूपी में पूछा गया था पिछले दिनों। घास एवं चारा, नहीं याद आएगा, आएगा, याद आएगा। घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, झांसी में। घास चारा संस्थान झांसी में। और भी प्रश्न, एक प्रश्न बना हुआ है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे एक दूसरे को कहाँ काटते हैं। एक बार और सुनिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे। एक बार और सुनिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, झांसी में काटते हैं, झांसी में काटते हैं। और कौन सी संस्थान बताई झांसी में, घास एवं चारा संस्थान। वाराणसी में कल की क्लास में कवर कराई थी सब्जी अनुसंधान संस्थान। वाराणसी में कौन सी संस्थान स्थित है, सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। भारत का आध्यात्मिक नगर कहते हैं वाराणसी को, घाटों की नगरी कहते हैं वाराणसी को। 80 घाट है वाराणसी में। ये वाला जो प्रश्न है ना, ये वाला प्रश्न 80 घाट वाला प्रश्न पिछला जो यूपी टेट का पेपर हुआ उसमें पूछा गया है। 80 घाट का है, लो वाराणसी में है। 84 घाट भी कहाँ है, वाराणसी में। घाटों की नगरी कहते हैं इसको, ठीक। अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं, इसको रफ करें।
1960 ईस्वी में हरित क्रांति आई, कहाँ लागू की गई थी? उत्तराखंड। इसको चलो अब दोबारा से वीडियोस देख रहे, क्या समय खराब करना। अगला शब्द लिख दिया गया है, अगला शब्द क्या? एक प्रश्न बताइए जरा, आसान से प्रश्न पूछते हैं। आप मुझे बताओ कि भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने मान्यता कब दी थी? आसान प्रश्न है। 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को मान्यता कब दी थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को मान्यता दे दी गई थी। उसी दिन जब 284 व्यक्तियों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। याद कीजिए बातें, भारतीय संविधान पर कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे? 284। कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? 8। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो एजाज रसूल। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एजाज रसूल। संविधान निर्माण में सबसे ज्यादा सहयोग किस महिला का रहा था? अब आप मुझे बताओ जरा, संविधान निर्माण में सबसे ज्यादा सहयोग किस महिला का रहा था? अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन में भी किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अरुणा आसफ अली ने। अरुणा आसफ अली ने। अरुणा आसफ अली। एक शब्द लिखेंगे अभी बाद में, पहले कुछ और बात सुनिए भाई। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता। 4 पॉइंट बता रहे हैं, रोक के बता रहे हैं, सुन लो जरा एक ध्यान से। 22 जुलाई 1947 को जो मान्यता दी गई, राष्ट्रीय ध्वज को दी गई थी, राष्ट्रीय ध्वज को। और मान्यता 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो दी गई हिंदी को, ये पता है आपको। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। नागरिकता के कानून 1949 में लागू हो गए थे, याद रखना, इस बात को अलग से पूछ रहा है एग्जामिनर। नागरिकता कानून 1949 में लागू हो गए थे, छोड़िए जरा, इस बात को ज़्यादा चर्चा नहीं करते। हाँ, एक शब्द लिखते हैं। अब मैं एक शब्द लिखता हूँ जरा। अब शब्द लिखा है राजकुमारी अमृत कौर। अब ऐसा शब्द है नहीं जो आपने ना पढ़ा हो, बता दो जरा राजकुमारी अमृत कौर का इतिहास। राजकुमारी अमृत कौर का इतिहास पूछा है, 36 मिनट का वीडियो हो चुका है, 40 पर समाप्त कर देंगे। चलो, राजकुमारी अमृत कौर। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने में, अपलोडिंग करने में दिक्कत आती है। रात को वीडियो अपलोड करता हूँ और वीडियो सुबह को मिल जाती है आपको। सुबह को 6 बजे वीडियो आपको मिलती है। हर एक वीडियो सुबह को 6 बजे मिल जाती है। जब मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ तो उसमें टाइम सेट कर देता हूँ कि 6 बजे वो शो हो जाती है, ठीक है। और सबसे पहला कार्य होता है आपका कि सुबह को वीडियो को देख लिया करें, लाइक कर दिया करें सुबह को ही, और 2-4 हो सके तो देखते हैं अच्छा कितने अभ्यर्थी स्टेटस लगाएंगे मेरी वीडियो का, कितने अभ्यर्थी जो स्टेटस लगाएंगे। स्टेटस बहुत दमदार प्रश्न दे रहे हैं। ये भी राजकुमारी अमृत कौर, ये पढ़ रखा है आपने। जो भारत का मंत्रिमंडल था, सबसे पहला मंत्रिमंडल, उस सबसे पहले मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला शामिल कौन थी? एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। एकमात्र महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। क्या बता दोगे कि राजकुमारी अमृत कौर कौन से मंत्री पद पर थी? क्या आप मुझे बता सकते हो कि राजकुमारी अमृत कौर किस मंत्री पद पर थी? तो स्वास्थ्य मंत्री पद पर थी। स्वास्थ्य मंत्री पद पर थी। बताओ जरा, भारत में अंतरिम कैबिनेट का गठन करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने, यानी इंग्लैंड अंग्रेजों का गुलाम थे, तो अंग्रेज सरकार ने कहा भारत के किसी व्यक्ति से कि भाई अंतरिम सरकार का गठन कर लो, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कर लो। किसके पास निमंत्रण भेजा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। किसके पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास निमंत्रण भेजा था, उन्होंने गठन किया और वही बने थे प्रधानमंत्री। भाई वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 37 हो रहा है। चलो और देखते हैं 1-2 पॉइंट पर। राजकुमारी अमृत कौर से आपकी मुलाकातें हो गई होंगी। एक प्रश्न और बता दो जल्दी जरा कि उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ये नहीं पूछेंगे पहली कौन थी, पता है आपको? प्रश्न तो मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी कब से कब तक मुख्यमंत्री पद पर रही थी? सुचेता कृपलानी जी 1963 से लेकर 1967 ईस्वी तक। कब से कब तक रही? 1963 तक सुचेता कृपलानी रही थी मुख्यमंत्री के पद पर। अच्छा, आगे एक पॉइंट और बता दें आपको एक पॉइंट और, 1-2 पॉइंट और चर्चा कर ले। चलो बताइए जरा, कौन सा वो वर्ष था जिस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था? 1905। 16 अक्टूबर 1905 को, और बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। लॉर्ड कर्जन अच्छा व्यक्ति था, अच्छा नहीं था मतलब अच्छे मतलब अपने दृष्टि से अच्छा था। ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे एक बात बताओ, मैं क्या कहूँ आपसे, क्या कहें छोड़िएगा, नहीं कहते कुछ भी। सर जॉन शोर को सुन सकते हैं आप? सर जॉन शोर और लॉर्ड कर्जन दोनों को अगर देखें तो कौन सा अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? आप ज्यादा किसको पढ़ोगे? लॉर्ड कर्जन को पढ़ोगे ना।
तो मैंने ये थोड़ी ना कहा कि लॉर्ड कर्जन अच्छा व्यक्ति था, भारत के लिए बहुत बढ़िया व्यक्ति था, ऐसे थोड़ी नहीं कहा। मैंने कहा एग्जाम की दृष्टि से अच्छा व्यक्ति था, अर्थात ज्यादा प्रश्न लॉर्ड कर्जन से बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इसके इस कार्य में इसकी मदद करूं। ऐसा किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने रेले आयोग का गठन किया था जो शिक्षा से संबंधित था 1902 ईस्वी को। लॉर्ड कर्जन ने ही भारत में पुरातत्व विभाग का भी गठन किया था। लॉर्ड कर्जन ने ही भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया था। हालांकि जो वर्तमान में हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उसका गठन यूजीसी का गठन वर्ष 1956 को हुआ था, उसका गठन 1956 को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।